नमस्कार। वक्त के चेहरे पे ये जो थोड़ी सी तकलीफ रही है, कुदरत के झप्पी प्यार की एक सीख रही है। 21वीं सदी के 21वें बरस ने ये देखा कि नकाबों में भी जीने की ललक चीख रही है। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो हमारे लिए तब ज़्यादा मायने रखती है जब ये हाथों से फिसलने लगती है। तो चलिए अभी से ये प्रयास करें कि अपनी ज़िंदगी को कैसे सहेजा जा सकता है, संभाला जा सकता है। बात करेंगे कोरोना के सेकेंड फेज़ की, और हमसे अपनी जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव। आप वरिष्ठ फिजिशियन हैं बीएचयू में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद मैडम। और बात आज पूरी दुनिया एक ही विषय पे कर रही है, वो है कोरोना। और कोरोना को लेकर के पिछले 1 साल से तमाम बातें हो रही हैं, तमाम सावधानियां हो रही हैं, लेकिन ये जो लहर है वो रुक नहीं रही है। सबसे पीछे तो इसका कारण जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि ये जो दूसरी लहर है वो क्या है। बिल्कुल, इस समय 3 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, केरला और दिल्ली, जी सेकेंड वेव से ग्रसित हैं। और सेकेंड वेव बनारस में भी आ चुकी है। जी। तो सेकेंड वेव खतरनाक क्यों है कि बच्चे भी इसके चपेट में है। बूढ़े लोग, जीरियाटिक पेशेंट जो जी 65 के ऊपर थे वो तो थे ही। इसको इस स्ट्रेन को अफ्रीकन स्ट्रेन बोलते हैं। टोटल जो है इंडिया में 9 स्ट्रेन कोरोना के पहचाने गए हैं। और ये नया स्ट्रेन आया अफ्रीकन स्ट्रेन, जो बच्चों को भी और बूढ़ों को भी अपने चपेटे में ले रहा है। जी तो बच्चे चूँकि नटोरियस होते हैं, हर घर में बच्चे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत होती है। तो उनको बचाना इस कोरोना काल में एक बड़ी उपलब्धि होगी, चुनौती भी है कि बचा लें उनको हम। तो पूरे कोरोना का हम देखें तो कोरोना एक आरएनए वायरस है, एयरबॉर्न डिजीज है। अगर आप छींकते हैं, खांसते हैं, एयर ड्रॉपलेट जाते हैं और आप संक्रमित हो जाते हैं। जी लेकिन आज के परिवेश में पहला वेव उन्होंने झेल लिया, अब सेकेंड वेव है। जी तो कोरोना क्या है बेसिकली, अगर हमसे पूछेंगे तो डर है, भय है, शंका है और नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी। इसको निकाल देंगे आप तो आप आराम से इसको झेल सकते हैं। नहीं निकाल पाएंगे तो आत्मबल आपका गिर जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। तो सारा खेल मनोबल का होता है, आत्मबल का होता है, विल पावर का होता है। अब कोरोना खतरनाक कितना? जी तो कोरोना से खतरनाक रोग बहुत सारे हैं, जैसे दिमागी मलेरिया, इसको बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मैंने बहुत सी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है, एमआई है, सीएडी है, किडनी खराब है। तो बहुत सी डिजीज पे चर्चा नहीं होती है। हर 4 से 5 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत टीबी से हो जाती है। जी। और टीबी और कोरोना के लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं। कोरोना एक वायरस है और वायरस की नई स्ट्रेन आ गई है। तो उसमें मान लीजिए कि इस सीजन में, होली के सीजन के बाद जो सीजन आता है, उसमें एलर्जिक फिनोमेना, एलर्जिक के रोग बढ़ जाते हैं और उसमें सर्दी, जुकाम, खांसी के रोग बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्लू का सिम्टम है। फ्लू नॉर्मल फ्लू का सिम्टम ही होता है। उसमें से कोरोना आ गया तो नॉर्मल फ्लू और कोरोना को समझना होगा कि नॉर्मल फ्लू क्या है, कोरोना क्या है। तो अगर आपकी नाक बह रही है, राइनोरिया बोलते हैं, छींक आ रही है, बदन दर्द हो रहा है और बुखार भी है और सूखी खांसी है, अगर ये पांचों चीज़ है तो इसको कोरोना मानिए। अब कोरोना के मरीज को करना क्या है? भर्ती होना है, होम में रहना है, होम आइसोलेशन की क्वारंटाइन होना है जी। ये डिपेंड करता है। सीटी चेस्ट मैंने HRCT, एक सीटी स्कैन कराएंगे फेफड़े का, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन। उसमें अगर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस अगर उसमें दिखेगा तो हम पेशेंट को T3 सेंटर पे, टर्मिनल मतलब कि L2, L1, L2, L3 में भर्ती करेंगे जी। लेकिन मेजॉरिटी वालों को जो माइल्ड सिम्टम रखते हैं घर पे ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है। उनको प्रोटीन डाइट ज़्यादा खिलाना है, विटामिन C युक्त भोजन ज़्यादा खिलाना है। अब प्रोटीन युक्त डाइट समझिए क्या है? चना है, राजमा है, सोयाबीन है, मशरूम है, मटर है, पनीर है, सबके घर में है जी। नॉन वेजिटेरियन को फिश है और बॉइल्ड एग है। प्रोटीन का काम क्या है कि टिश्यू को रिपेयर करता है। डेली टिश्यू जो है टूटते हैं और डेली बनते हैं। तो प्रोटीन अगर प्रचुर मात्रा में रहेगा तो टिश्यू को सेव करेगा, माने सेल को बचाए रखेगा। और जो नींबू, संतरा, मौसमी, अचार है, इसमें विटामिन C मिलता है, आंवला में जी। इसको खाएंगे तो विटामिन C की मात्रा इतनी रहेगी कि
आपको इन्फेक्शन से रोकेगी। इसीलिए बोलते हैं विटामिन सी को कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन है जी। तो दोनों को मिला के अगर हम नेचुरल सोर्स में खाएं, ठीक है, अगर हम पूर्वांचल में जो अपने चावल दाल रोटी सब्जी अचार पापड़ी खाते हैं, इसमें सारी चीज़ मिलती है। लेकिन इस पीरियड में कोरोना काल में दो चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें बारीक होता है, माइल्जिया होता है, तो पानी खूब पीना है। 8 ग्लास ऑफ वाटर एंड 8 आवर स्लीप। 8 घंटा सोना भी है और 8 गिलास पानी पीना है जी। इसके साथ क्या है कि आपकी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, एक खाने का फिक्स पीरियड होना चाहिए, ठीक है, योगा मेडिटेशन जॉगिंग भी रेगुलर करना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कोरोना में है कि पॉजिटिव इंटेंट, सकारात्मक सोच रखें जी। निगेटिव एनर्जी में ना जाए। और दूसरी, कोरोना से इतने लोग मर गए तो मरने क्या मतलब है कि जो कोमार्बिड कंडीशन वाले लोग हैं वो मरेंगे तो उसको कोरोना से जोड़ दिया जाता है। देखिए कोरोना एलोन में 0.86% लोग मरते हैं, मतलब 100 में एक आदमी मरता है कोरोना से। लेकिन वही कोरोना में आप हार्ट अटैक हो गया, आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी खराब है आपकी, लीवर खराब आपका, सिरोसिस हो गया, तो कोमार्बिड कंडीशन में ज़्यादा लोग मरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो है कि यानी कि जो पहले से ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं उनके साथ थोड़ी चुनौतियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन हमें काफ़ी हद तक बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। और ठीक उसी तरह से कोरोना से भी हम लड़ सकते हैं। जो है अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, ये एक अच्छी बात है जो है। और वैक्सीनेशन को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी शरीर में कमजोरी आ जाती है, बुखार आ जाता है, कुछ लोग डर भी रहे हैं कि लगवाएं कि नहीं लगवाएं, तो क्या सही है? बहुत समाज में बहुत भ्रांतियां थी जी। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ डॉक्टर कम्युनिटी, कुछ हेल्थ के वर्कर भी शुरू के पहले फेज में जी ड्रॉप आउट हो गया। ड्रॉप आउट मतलब क्यों नहीं लगवाए, उनका आ गया कि आपको लगवाना है, कल लग गए नहीं जी। तो अगर 100 में 35 से 40% ड्रॉप आउट दिखा रहा था पहले 7 डेज में, हेल्थ वर्कर नहीं गए, 35 से 40% नहीं गए, तो ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो डर से, भय से, शंका से कि क्या होगा जी। देखिए वैक्सीनेशन इज बेटर देन नो वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है कि न लगाने से, इसे बेटर लगा लें। अब वैक्सीन लगेगा, मान लीजिए अब यहाँ पे डेल्टाइड मसल्स में आपका वैक्सीन लगा, तो जब लगेगा तो थोड़ा इचिंग होगी, जैसे कि चींटी काटी, ठीक है। कुछ लोगों को क्या होता है कि वहाँ पे खुजली होती है, कुछ लोगों को ठंडक लगती है, कुछ लोगों को चक्कर आ जाता है, ठीक है, कुछ लोगों को बोनी पेन हो जाता है, कुछ लोगों को मसल्स में पेन हो जाता है। तो इस शो करता है कि आपका टीका लग गया कायदे से जी। अगर लगेगा तभी सिम्टम आएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन किसी किसी को बुखार आएगा, मान लीजिए 101 आ गया, तो पैरास्टामोल की गोली बताते हैं कि आप खा लीजिए तो ठीक हो जाएंगे। उस समय क्या करना है कि पानी खूब पीना है आपको जी। और घर में रहना है, रेस्ट करना है, देवन जी। अब टीका लगवा घूमने में चले जाइए, टीका लगा के उस दिन आप आराम कर लीजिए, ठीक है। रेस्ट करेंगे तो आप ठीक रहेंगे, खूब पानी पियेंगे, वेजिटेबल सूप पियेंगे तो ठीक रहेंगे जी। अब दिक्कत है कि अब हमारे में जो रिकमेंडेशन है मेडिकल साइंस में, जो इंडिया में, कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 आया, इंडियन मेड वैक्सीन था, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम भी किया। तो पहला वैक्सीन के बाद 28 दिन के बाद हम लोग लगवाए, हम पहला लगाए फिर 28 दिन के बाद भी लगवाए। अब एक लैंसेट रिपोर्ट कहता है कि नहीं, 6 to 8 वीक में लगवाएंगे तो एंटीबॉडी ज़्यादा बनेंगे, मतलब अब ज़्यादा रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा डेवलप करेगी, इम्यूनिटी आपका और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप मान लीजिए आज लगाएं और फिर 1.5 महीना बाद लगाएंगे 45 दिन में, तो ज़्यादा बेटर है जी। अभी का रिपोर्ट है। लेकिन क्या है कि लगवाना जरूरी है, जब लगवाएं आप, ये आज लगवाएं, 28 दिन के बाद लगाएं, 45 दिन के बाद लगवाएं, 2 महीने के बाद लगवाएं जरूर। सेकेंड डोज लेना भी जरूरी है। मैसेज यही कि वैक्सीन लगवाना है। पर समझने की बात है कि वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं है जी। वैक्सीन सबको लग गया, 130 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा देंगे मान लीजिए तो चला जाएगा कोरोना, ऐसा नहीं होता है जी। वैक्सीन क्या करता है कि दुष्प्रभाव को, कॉम्प्लिकेशन को कम करता है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाती है आपकी है, तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन तो पूछेंगे इलाज क्या है कोरोना का जी। तो बिल्कुल किसी भी महामारी का इलाज हर्ड इम्यूनिटी होती है। अब हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं एक पॉपुलेशन में, तो 70% से ऊपर लोग इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है जी। तो धीरे धीरे कोरोना अपना पैर खींचते चला जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो अब पूछेंगे कब तक रहेगा कोरोना, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, कब तक रहेगा जी। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो बता नहीं सकते। लेकिन है कि डिकेट्स लगेंगे, डिकेट्स। कोरोना का नया स्ट्रेन आ जाएगा तो फिर परेशान करेगा आपको। कोरोना कुछ नहीं है, फ्लू लाइक सिम्टम है, जैसे फ्लू वायरस है उस तरह का है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लीथल नहीं है।
सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंडिया में कोरोना लीथल नहीं है, फेटल नहीं है जी। जबकि यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में लीथल है, फेटल है, वहाँ पे बहुत लोग मरे भी। तो क्वेश्चन होता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा मर गए, इंडिया में नहीं मरे। जी। तो इम्यूनिटी जो है ना, जो नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, तो हमारे में ज़्यादा है, इंडियंस में ज़्यादा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इम्यूनिटी हमारी कुदरतन जो है अच्छी है, और शायद हम मेहनत कश लोग रहे हैं भारत के लोग, इस वजह से ये बात रही हमारे साथ में। लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बराबर बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातों का इस दौर में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने दिनचर्या पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कर रहे हैं हम, इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी साथ में लेके चलेंगे। बच्चों को लेकर के भी लोग सशंकित हैं। अभी आपने जिक्र किया कि अभी तो हम बुजुर्गों को लेकर के ही चिंतित थे, लेकिन ये जो नया स्ट्रीम आया है ये बच्चों को भी परेशान कर रहा है। जो नया स्ट्रेन है, अफ्रीकन स्ट्रेन बोलते हैं, ये बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। पर बच्चे में इम्यूनिटी वो ले से ज़्यादा होती है, नेचुरल इम्यूनिटी बच्चों की ज़्यादा होती है, तो बच्चे बच जाएंगे। बहुत कम बच्चे, जो मान लीजिए भी कोई बच्चे को टीबी हो गया हो, निमोनिया बार बार होता हो, तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन और सब बच्चे आराम से अपना, कोई उनको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बेटर होती है, यंग से भी और ओल्ड से भी। जी बिल्कुल। अभी हम बनारस की बात करें, वाराणसी क्षेत्र की जो है, तो यहाँ जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, क्योंकि संख्या तेज़ी से हर जगह बढ़ रही है, तो वो लोग बहुत घबरा जा रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं। तो ऐसे में वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? वो कौन से अस्पताल हैं जो इसके लिए ऑथराइज्ड किए, जहाँ ये सारी सुविधाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बनारस में क्या है ना कि L1, L2, L3 है, दीनदयाल हॉस्पिटल है, कबीर चौरा है, BHU है, गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल है। यहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं और CMO साहब ने अच्छा व्यवस्था भी किया है। और पहला फेज जो निकल गया, आराम से निकल गया, और सेकेंड फेज में आदमी सीख लिया है कोरोना से लड़ने की। एक तो है कि एक्सपीरियंस जो है ना, इस बेस्ट हीलर, एक्सपीरियंस हम सीखते हैं, बिल्कुल अनुभव, तो अनुभव सीख लिए करना क्या है। और ये जो अनुभव रहा है हमारा, कटु जरूर रहा है, लेकिन इसने बहुत कुछ हमें सिखा दिया है। जीवन जीने का जो तरीका है वो हमें अब धीरे धीरे आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर मनोज कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो अपना ख्याल रख रहे होंगे, तो इसी तरह से अपना ख्याल रखिए। कोरोना की ये जो जंग है अभी जारी रहेगी, तो इससे लड़ते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।